नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। आज का ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैन्योर, जिसे हम खाद के नाम से जानते हैं। खाद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारा अगला रहेगा फोर्थ चैप्टर। कौन सा रहेगा? फोर्थ, जिसे हम फर्टिलाइजर या फिर उर्वरक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। बेटा कुछ बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास 5 तारीख का जो पेपर है वो इतने लंबा है कि वो हो सकता है उसको 4 से 5 महीने की छुट्टियां मिल गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स गांव चले गए हैं, है ना, जो रूम लेके पढ़ते थे। इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई को इतना लाइट ले लिया है, उनको ऐसा लग रहा है कि क्रॉप का एग्जाम हमारा उसी टाइम पे पढ़ के हो जाएगा। 13 दिन की छुट्टी मिली है, इनमें एंजॉय करिए, शादियों में जाइए। बेटा एक बात याद रखो, यही सबसे बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो कि अगर आपने अभी हिंदी और क्रॉप पे ध्यान नहीं दिया, हिंदी और क्रॉप पे ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों की परसेंटेज जो है ना बेटा पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। आपको ये करना चाहिए था कि जो एनिमल में मेरी गलती हुई है, जो मेरी पीसीएमई में गलती हुई है, जो मेरी इंग्लिश में गलती हुई है, उन गलतियों को मैं हिंदी और क्रॉप के पेपर में कवर करूं। ये आपके मन में होना चाहिए था। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि हमको तो बहुत सारी छुट्टियां मिली हैं तो हम शादी एंजॉय करेंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे, हम गांव वापस चले जाएंगे, और जो लोग प्रॉपर बचे हुए हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बेटा ये सबसे बड़ी गलती है और इसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है और समय से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पता है एमपी बोर्ड का लेवल बहुत नीचे है। किसी की भी वीडियो देख के जाओगे, मेरी वीडियो देख के जाओगे या किसी टीचर की वीडियो देख के जाओगे, तो लास्ट में आपका एंड मोमेंट जो है अच्छा पेपर भी जा सकता है। लेकिन बेटा नहीं गया तो अच्छा पेपर उन्हीं का जाता है जो अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं। एंड मोमेंट पढ़ने वालों का पेपर कभी अच्छा नहीं जाता। हाँ, एंड मोमेंट की जो वीडियो है वो आपकी हेल्प करती हैं। कहाँ पे हेल्प करती हैं? जब आप पहले से पढ़े होते हैं तो आपको रिवाइज करने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पढ़ा ही नहीं है आप लोगों ने और उठा के आप एक वीडियो देख के चले जाएंगे, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा हो भी जाएगा तो आगे का क्या? ठीक है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों का आप फायदा उठाइए। देखिए मजाक मजाक में आज हमारे पास 21 का डेट हो चुका है और 28 का ये महीना है। तो 7 डेज इधर मान लीजिए और 3 डेज उधर मान लीजिए, तो आपके पास अब कितना टाइम बचा है? ओनली ऑन 10 डेज। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। अगर आप डिले करते जाएंगे टाइम निकलता जाएगा। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपने देखा होगा मैं वीडियोस में फालतू कभी बात नहीं करता, लेकिन ये बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी। मुझे लगा कि भाई ये बात आप लोगों को बताना चाहिए। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑफलाइन के बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। उन्होंने भी आना कम कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि भैया ये दिक्कत करेगा। क्योंकि हमारे अंदर का जो मन है वो हमेशा यही बोलता है कि अभी तो समय है, एंड मोमेंट पढ़ेंगे, एंड मोमेंट पढ़ेंगे। पढ़ाई में मन भी नहीं लगता इस समय, मुझे पता है। जब छुट्टियां मिलती हैं तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, लेकिन बेटा लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो फिर परेशानी आएगी आपको। ठीक है, इसलिए समझ जाओ समय है और समय की कदर करना सीखो। ठीक है, चलिए आज हमारा पहला चैप्टर है मैन्योर, जिसे हम खाद के नाम से जानते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से ऑब्जेक्टिव अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो हम ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है मेरी तरफ से, वो है एफ बाय एम का फुल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, कोई से भी हो, आपको एफ बाय एम का फुल फॉर्म याद रखना है इंग्लिश में। फार्म यार्ड मैन्योर। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी याद रखना है कि एफ बाय एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये वाला याद रखना है कि जो ग्रीन मैन्योर होता है, ठीक है, क्या होता है ग्रीन मैन्योर, जिसे बोलते हैं हम हरी खाद। हरी खाद, तो हरी खाद बनाने के लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है? तो सबसे बढ़िया फसल होती है सनई, ढैंचा। ढैंचा होता है और सनई, ये दो फसलें सबसे बढ़िया मानी जाती हैं ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए, यानी कि हरी खाद बनाने के लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी है? तो सनई और ढैंचा। ठीक है, ग्रीन मैन्योर के लिए सनई और ढैंचा बेस्ट क्रॉप मानी जाती है। ठीक है, चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है और बेसिक क्वेश्चन है, आराम से सबसे बनता है मुझे पता है, लेकिन हम एक बार इसको पढ़ेंगे, है ना। व्हाट इज कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर, कि जो कंपोस्ट या ऑर्गेनिक खाद है वो क्या है, बताइए जरा। तो जवाब है इसका कि सड़ा हुआ ऑर्गेनिक पदार्थ जो मिट्टी में मिलने
पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है ना। सड़ा हुआ ऑर्गेनिक पदार्थ जो मिट्टी में मिलने पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, पौधों को उगने और उनकी ग्रोथ में मदद करता है, उसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। यानी ये वो खाद है जिनमें ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, रोटेटेड ऑर्गेनिक मैटर विच व्हेन मिक्स्ड विद द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या कर दे, बढ़ा दे, फर्टिलिटी को बढ़ा दे। ग्रो एंड हेल्प इन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट को ग्रो होने में, उनकी ग्रोथ करने में क्या करे, मदद करे, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। दैट इज these are those fertilizers in which organic matter is found। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक खाद या कंपोस्ट के नाम से हम जानते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखेंगे। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस बार के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ग्रीन मैन्योर जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। ठीक है, जिसे हम हरी खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, हरी खाद कैसे कहते हैं, ये पूछेगा सवाल। बेसिक क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए फलीदार या बिना फली वाली फसलें उगाने और उन्हें हरा भरा रहने पर जमीन में जोतने से जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। बात को समझो, जैसे आप उसमें बोल रहा है कि फली वाली या बिना फली वाली, यानी कि लेगुमिनेसी और बिना लेगुमिनेसी, बोथ क्रॉप में से कोई सी भी क्रॉप हो सकती है। आपने ग्रो की और कुछ समय के बाद आपने उसको कल्टीवेट कर दिया खेत में अंदर ही, खेत के अंदर ही क्या कर दिया, कल्टीवेट कर दिया। अब वो उस खेत की मिट्टी में मिल गई। अब मिलने के बाद वो क्या होगी, कंपोस्ट होगी। कंपोस्ट होकर क्या करेगी, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार जो खाद बनेगी उस खाद को हम बोलेंगे हरी खाद, यानी कि ग्रीन मैन्योर। ठीक है, एक बार इंग्लिश में समझते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, द मैन्योर दैट इज फॉर्म्ड as a result of growing legumes and non-legumes crop and plowing them in the ground while they are still green, जब वो ग्रीन ही रहे उस टाइम पे हम क्या कर दें, प्लाव कर दें, is called green manure, is called green manure। ठीक है, तो फसल क्रॉप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उनको मैंने क्या कर दिया, उसी मिट्टी के अंदर मिला दिया, तो जो खाद बनी उस खाद को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। और इसके लिए सबसे बढ़िया क्रॉप कौन सी मानी जाती है, तो सबसे बढ़िया क्रॉप मानी जाती है सनई, सनई, सनई और ढैंचा। क्या मानी जाती है, ढैंचा। ठीक है, सनई और ढैंचा ये बढ़िया क्रॉप मानी जाती हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा ग्रीन मैन्योर कब करना चाहिए, मतलब फसल को कल्टीवेट कब करना चाहिए ग्रीन मैन्योर के लिए, तो उसमें जब फ्लावरिंग टाइम चल रहा हो, क्या हो रहा हो, हल्का हल्का फ्लावर आ गया हो और हल्का हल्का उसमें फल भी आ रहा हो, तो फ्लावरिंग टाइम पर क्या होना चाहिए, क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहिए, जिससे क्या होता है, बढ़िया ग्रीन मैन्योर का रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कंपोस्ट एंड बर्मी कंपोस्ट। देखो, एक है कंपोस्ट और दूसरा है बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट, आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों के लिए सेम वर्ड यूज होंगे, कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, तो कंपोस्ट का मतलब होता है कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उस मैटर को सड़ा दिया गया, उस मैटर को क्या कर दिया गया, सड़ा दिया गया, तो उसको बोलेंगे कंपोस्ट। जब ही सड़ाने के लिए हम केंचू का यूज कर लें तो उसे बोलेंगे बर्मी कंपोस्ट। मतलब बिना किसी की हेल्प से डायरेक्ट बैक्टीरिया के थ्रू हम किसी चीज को सड़ाएंगे और उससे खाद बनाएंगे तो वो कहलाएगा कंपोस्ट। और जब उस कंपोस्ट को बनाने के लिए हम केंचुआ का यूज करेंगे तो वो कहलाएगा बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, चलिए, द मैन्योर मेड बाय रोटेटिंग सब्सटेंस लाइक प्लांट रेसिस, है ना, इसके अलावा ग्रास, इसके अलावा गार्बेज, है ना, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एंड एनिमल डंक ईटीसी इज कॉल्ड कंपोस्ट। अब इसके बाद देखो, मैन्योर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय अर्थ वर्म्स इज कॉल्ड बर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अर्थवर्म का यूज करेंगे तो बर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, सेम चीजें हैं। इट्स क्वालिटी इज लेस देन बर्मी कंपोस्ट, इस क्वालिटी इज 8 to 10 टाइम्स मोर देन कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट से 8 से 10 गुना बढ़िया होता है बर्मी कंपोस्ट, जबकि कंपोस्ट जो होता है वो इससे
हल्का होता है। तो देखिए यहीं पे बता देते हैं, ये इधर नीचे नीचे लिख रखा है हमने वर्मी कंपोस्ट हिंदी वालों के लिए, और इधर हमने लिख रखा है कंपोस्ट। तो इधर देखना, पौधे के बचे हुए हिस्से, घास, कचरा, इंसानी मल, जानवरों के गोबर वगैरह को सड़ाकर बनाई गई खाद को कंपोस्ट कहते हैं। इधर केंचुए द्वारा ऑर्गेनिक चीजों से, जो ऊपर वाली चीजें वही ऑर्गेनिक चीजें कहलाती हैं, ऑर्गेनिक चीजों से बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बस बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, यहाँ पे केंचुए का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए, इसकी क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट से कम होती है, इसकी क्वालिटी कंपोस्ट से 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हमको इंपोर्टेंट लगेगा वो हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है काउडंग मैन्योर, तो ये इंपोर्टेंट क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताता हूँ, इंपोर्टेंट आगे है, ठीक है। नडेप भी इस बार के लिए हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोग नडेप को भी आराम से सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना। ये लगाइए, आज के इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वो है आप लोगों का एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना। मतलब खाद और उर्वरक के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। कभी कभार ये फॉसिल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में भी आता है, तो आपको देखना है। पहले हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम हिंदी की तरफ चलेंगे और वहां सारी चीजों को समझेंगे। ये दिया है कि दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, जो मैन्योर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं खुद के द्वारा फार्म के ऊपर। दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, है ना, ये कहाँ करे जाते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करे जाते हैं। इसके अलावा दीज जनरली कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब जो कंपोस्ट होता है, मैन्योर होता है, उसके अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो 17 रखे गए हैं, कितने होते हैं, 17 होते हैं, वो सभी के सभी आपको कहाँ मिल जाते हैं, मैन्योर के अंदर मिल जाते हैं। और नॉन एसेंशियल भी आपको मैन्योर के अंदर मिल जाते हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही खाद के अंदर मिल जाते हैं, मैन्योर के। इसमें ऐसा नहीं होता। जनरली ओनली 1 और 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन फर्टिलाइजर्स। नॉर्मली यही देखा गया है कि फर्टिलाइजर्स के अंदर 1 या 2 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कभी कभार एनपीके जैसे खाद के अंदर 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2 या 3 एलिमेंट्स ही इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देयर इफेक्ट ऑन द लैंड यूजुअली लेटेस्ट फॉर 2 और 3 इयर्स, मतलब इसका जो यूज है वो करने के बाद आपको 2-3 साल तक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ये तुरंत देखिएगा, देयर इफेक्ट ऑन द लैंड इज इमीडिएटली, तुरंत इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात है कि एक ही खाद का उपयोग एक ही फसल में होगा, अगली फसल में वो अपने आप ही न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, अगली बार दोबारा से डालना पड़ेगा। देयर यूज इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ लैंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयर, है ना, एक्सक्लूसिव्स यूज, है ना, वर्सन लाइक द फिजिकल कंडीशन और ऑफ द सॉइल and also had a adverse effect on the growth of beneficial bacteria, मतलब ये तो आपकी फिजिकल ग्रोथ को कंप्लीट बेकार करता ही है, साथ में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनके डेवलपमेंट को भी रोकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बोला गया है, दिस इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दिस नो इफेक्ट, ये कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर। तो आपको याद रखना है कि जो खाद होते हैं, मैन्योर होते हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी में इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे दिया है फर्टिलाइजर, जिसे हम उर्वरक के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं हम, उर्वरक, उर्वरक, ठीक है। ये खाद है, खाद को हम खाद के नाम से ही जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फॉसिल खाद भी कहते हैं। अब देखो जरा, हम इसको आराम आराम से समझते हैं। क्या होता है, ये खेत में ही तैयार किए जाते हैं खुद के द्वारा, ये भी याद रख सकते हैं हम। ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इनमें आमतौर पर पौधे की ग्रोथ के लिए सभी जरूरी एलिमेंट उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर फर्टिलाइजर्स में 1 या 2 एलिमेंट्स ही मौजूद होते हैं। जमीन पर इनका असर आमतौर पर 2 से 3 साल तक रहता है।
है ना, जमीन पर इनका असर तुरंत होता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। इनके इस्तेमाल से खेत की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस बेहतर होती हैं, है ना, फायदेमंद बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ती है और ये तीनों चीजों को बेकार करेगा। इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की फिजिकल कंडीशन खराब होती है और फायदेमंद बैक्टीरिया की ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ये जमीन की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इनके इस्तेमाल से पानी रोकने की कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली आपको फायदा फर्टिलाइजर का एक ही है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, इसके अलावा कोई फायदा फर्टिलाइजर का नहीं, बाकी सब नुकसान है। और अगर आप देखोगे मैन्योर का, तो मैन्योर के आपके पास फायदे ही फायदे हैं, बस आपको सही टाइम पे उसको यूज कर लेना, तो अगली आपकी जो क्रॉप आएगी उसमें उसका जो है अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर आगे बाय चांस किसान बनते हैं या फिर अगर आप जो है एग्रोनॉमिस्ट बनते हैं, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें, बताएं लोगों को कि हम फर्टिलाइजर का यूज करके हमारी मिट्टी को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो फिजिकल और केमिकल ग्रोथ दोनों को ही क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें काम का है तो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज बर्मी कंपोस्ट, है ना। तो बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब जो बेकार चीज होती है उससे केंचुए के द्वारा तैयार किया जाता है तो बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, एक बार आप लोग देख लेना। केंचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थ से बनाई गई खाद को बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा, कृषि अवशेष आदि खेत और भोजन के रूप में मिट्टी खाते हैं और खाए हुए कार्बनिक पदार्थ उसकी आहार नालिका में पच जाते हैं और पचे हुए पदार्थ मल के रूप में उत्सर्जित हो जाते हैं। केंचुआ द्वारा उत्सर्जित इन पदार्थों को कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन है, आपको पता ही है वही खाद है, खाद को बस केंचुए के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, उसको हम बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताऊं तो ये आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से कि इस बार हम लोगों के लिए ग्रीन मैन्योर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हरी खाद के लिए चयन, है ना, फसलों का चयन लिखिए, मतलब हरी खाद की फसलों की विशेषता लिखिए। आपसे ये पूछेगा राइट द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर ग्रीन मैन्योर, फसलों को कैसे सिलेक्ट करें ग्रीन मैन्योर के लिए, समझ रहे हो बात को। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये पूछे हैं। हरी खाद के फसलों के चयन कैसे करें ये पूछा है। समझने वाली बात ये है कि हरी खाद के लिए फसलों को कैसे सिलेक्ट किया जाए, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिर भी समझिए कि द क्रॉप शुड बी फास्ट ग्रोइंग एंड लीफी, मतलब फसलें तेजी से बढ़ने वाली और पत्तेदार होनी चाहिए। मतलब मेरी बात समझिए, जैसे आपने कोई क्रॉप लगाई, अब वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है बड़ा होने में, बहुत टाइम लेती है फ्लावरिंग में, तो आपका जो अगला प्लान है कि अगली क्रॉप में बोऊंगा तो वो तो बहुत लेट हो जाएगी। और जबकि ग्रीन मैन्योर यानी कि जो फसल आपने लगाई है अभी उसको तो आप उसी में कल्टीवेट करने वाले हैं, तो उससे आपको कोई फायदा तो आएगा नहीं कैश में। तो इसलिए फसल कैसी होनी चाहिए, फसल होनी चाहिए बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग, और फास्ट क्या होनी चाहिए, ग्रोइंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ में लीफी होनी चाहिए, मतलब झाड़ वाली, क्योंकि जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी जितना बड़ा झाड़ होगा उतना ज्यादा खाद बनेगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा द रूट्स ऑफ द क्रॉप गो डीपर इनटू द सॉइल, जो जड़ें होती हैं फसलों की जड़ें मिट्टी की गहराई तक जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि उससे मिट्टी ज्यादा पलटेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे क्रॉप रिक्वायर्स लेस न्यूट्रिएंट्स, ऐसी फसल होनी चाहिए जिसको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की कम आवश्यकता हो, बिना पोषक तत्व बिना किसी खाद के वो क्या हो जाए, डेवलप्ड हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फोर्थ पॉइंट हमको दिया है द सीड ऑफ क्रॉप शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ऐसी फसल होनी चाहिए जिसके सीड बीज जिसका है वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला होना चाहिए। फसल के बीज सस्ते आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट देखोगे तो द शुड बी लेगुमिनेसी विथ टू पल्स सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू सॉइल, मतलब इनका कहना यह है कि अगर आप फसल जो लगा रहे हैं ग्रीन मैन्योर के लिए, अगर वो आप फली वाली लगा दें, किस वाली लगा दें, फलीदार लगा दें, मतलब लेग्यूम क्रॉप्स लगा दें, है ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली की लगा दें, तो क्या होगा उससे, उससे जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो भी मिट्टी में
स्थानांतरित हो जाएगी। आपको पता है ना कि लेग्यूम क्रॉप क्या करती हैं, लेग्यूम क्रॉप्स जो होती हैं वो मिट्टी मिट्टी में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन घूम रही है उसको मिट्टी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, मिट्टी में स्टोर कर लेती है नाइट्रेट के फॉर्म में। और क्योंकि उनकी जो जड़ों होती हैं उन जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, इसलिए तो उससे फायदा आपको डबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी आपने फिक्स कर ली और इसके अलावा उससे आप खाद बनाएंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा फसलों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगने की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की मिट्टी में वो उग जाए, है ना। एबिलिटी टू ग्रो इन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। इन्हीं सारे गुणों को देखकर सनाई और ढैंचा को हमने रखा है ग्रीन मैन्योर की बेस्ट क्रॉप कैटेगरी में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन भी जो है वो ग्रीन मैन्योर का ही है कि हरी खाद को परिभाषित करें और हरी खाद में कोई दो लाभ लिखिए, ठीक है। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है वो पहले ही देख चुके हैं आप, है ना। क्वेश्चन में छोटे में मैंने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वेरी शॉर्ट में कि ऐसी खाद जो हरी स्थिति में क्रॉप को कल्टीवेट करके खेत में बनाई जाती है उसे ग्रीन मैन्योर कहते हैं। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है, ऊपर जो क्वेश्चन था वो था इसकी फसलों को सिलेक्ट करने के लिए, ये है इसके फायदे क्या होंगे। तो इसके फायदे होंगे, देखो जरा इसके फायदे हम देखते हैं। इट यूज इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देता है ना। इनके उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इट्स यूज इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल के स्ट्रक्चर को इसके मतलब इसके उपयोग से मिट्टी की जो संरचना होती है ना, वो सुधर जाती है। क्या हो जाती है, सुधर जाती है। इसके अलावा देखोगे इट्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो मित्र बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए इसके उपयोग से मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में सक्रियता बढ़ती है, वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे इनके उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैव डीप, है ना, ये देखो इधर चौथे नंबर पे, है ना, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज, है ना, यूज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा एल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल्स आर इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो आप देखोगे जरा कि हरी खाद के उपयोग से क्षारीय और लवणीय मिट्टी में सुधार होता है, क्षारीय और लवणीय मिट्टी में क्या होता है, सुधार होता है। इसके बाद अगर आप देखोगे अगला, तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैव डीप रूट्स व्हिच ग्रो व्हाइल टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि हरी खाद की फसलों की जड़ें गहरी होती हैं जो मिट्टी की निचली सतह से पोषक तत्वों को लेकर बढ़ती हैं। उससे क्या होता है, जो ऊपर की सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं और हरी खाद के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंडिया में ये प्रचलित नहीं है। उसका कारण है कि यहाँ के छोटे किसान है, जमीन उतनी है नहीं किसानों के पास, और उससे क्या होता है एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने अगला क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा आपको, राइट द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर की लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। तो हरी खाद की सीमाएं क्या है ना, सीमाएं अगर आपको इसमें पूछने को मिले कि डिसएडवांटेज क्या है ना, तो डिसएडवांटेज तो आएंगे नहीं इसके ग्रीन मैन्योर क्योंकि होते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इन्हीं को अगर आप लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन आप सीमाएं लिमिटेशन पूछेगा, सीमाएं लिखिए, तो सीमा में आपको ये लिखना है। पहला क्या है कि जलवायु अंतर के कारण हरी खाद की फसलें उगाई में कठिनाई होती है। डिफरेंस इन द ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप ड्यू टू क्लाइमेट डिफरेंस, क्लाइमेट डिफरेंस की वजह से क्या होता है ग्रीन मैन्योर उगने में क्या होती है, थोड़ी सी समस्या होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है, अनाज और चारे की अधिक मांग के कारण किसान अक्सर हरी खाद की फसलें नहीं मतलब उगाते हैं लेकिन उसको हरी खाद नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ ग्रेन्स एंड फॉडर फार्मर्स ऑफ्टन ग्रो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। भैया आप देखो किसान के पास उतनी जमीन है, छोटा किसान है, उसने अगर ग्रीन मैन्योर लगा ली तो उसका एक सीजन तो वेस्ट हो गया ना भैया। इसलिए वो क्या करता है, ग्रीन मैन्योर नहीं लगाता है, वो सीधा क्या करता है उसकी जगह से या तो फॉडर उगा लेगा या फिर ग्रेन उगाएगा और उसको मार्केट में बेचेगा। ग्रीन मैन्योर बेचने से उसको डायरेक्ट फायदा तो है नहीं, और जो इनडायरेक्ट फायदा है वो उसको समझ नहीं आ रहा, ये समस्या होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा अगला है कि सिंचाई सुविधाओं की कमी और वर्षा की कमी किसानों को हतोत्साहित करती है, मतलब पानी उसके पास है नहीं, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग थर्ड पॉइंट को, ठीक है, कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ द रेनफॉल, है ना। तो किसान जो होते हैं फार्मर्स क्या हो जाते हैं,
डिसपॉइंट हो जाते हैं और उनको चीजें अच्छी मजा नहीं आता इन चीजों में, क्योंकि भैया इसमें नुकसान बहुत उठाना पड़ता है ना। इसके अलावा किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है, वो इससे जो फायदा है उसको समझ नहीं पाते हैं ना। तो लैक ऑफ गुड एग्रीकल्चर, इसके अलावा यहाँ पे था ना ये फोर्थ वाला, ये लैक ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच अमंग द फार्मर्स, फार्मर्स में जो है साइंटिफिक अप्रोच बहुत कम होती है, इस वजह से वो चीजों को ज्यादा ध्यान या वैल्यू नहीं करते हैं। किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत कम होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है ना उसकी कमी होती है, और साइंटिफिक इक्विपमेंट जो है वो भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, ठीक है। और ये नॉर्मल कल्टीवेटर से ही कल्टीवेट होती है, तो उसमें उसका स्टेम वगैरह रह जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको बस ये क्वेश्चन और पढ़ के जाना है, इसका नाम है राइट द बेनिफिट्स ऑफ काउ डंग मैन्योर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ के जाना है, क्योंकि भाई साहब आ सकता है। तो इस खाद के प्रयोग में भूमि की भौतिक स्थिति में सुधार होता है ना, इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द लैंड, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जो खाद के हैं वही काउ डंग मैन्योर के हैं, जो कंपोस्ट के फायदे अपने पड़े हैं ना वही इसके हैं, है ना। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड इंक्रीज, है ना। इसके अलावा अगला है मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की भागीदारी बढ़ जाती है ना। पार्टिसिपेट बेनिफिशियल बैक्टीरियाज इन द सॉइल, तो इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। मिट्टी में वायु का संचार बढ़ जाता है, ठीक है। जो सॉइल होती है उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है एयर सर्कुलेशन, क्या इंक्रीज हो जाता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। आगे हम जाएंगे, तो आगे हमको कोई इंपोर्टेंट ना क्वेश्चन लग नहीं रहा है, बाकी अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो हम बढ़ जाएंगे, बाकी बढ़ गए तो हम सीधे 4th चैप्टर पे पहुंच गए। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप 3rd चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं, थोड़ा कम करवा दीजिए। बेटा मेरी बात सुनो, ये खाद वाला चैप्टर है और ये इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने उसमें ज्यादा चीजें करवाई हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि मैंने उसमें बहुत सारी चीजें कम करवाई। फिर भी आपको मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस, ग्रीन मैन्योर के तीनों क्वेश्चन। इसके अलावा आपको याद रखना है जो है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाई चांस हर क्वेश्चन मैंने जो आपको पढ़ाए वो कर ले आप, तो और अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि भाई अभी 10 तारीख से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, टारगेट बैच, वो भी पीएटी के लिए। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप अशोकनगर से हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लें, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें इनमें से फायदे देने वाली हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पीएटी का एग्जाम देना ही देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप अपने आप को बहुत कम आंकते हैं लेकिन सरकार आपको बहुत ज्यादा आंकती है, ठीक है, उनको पता है। इसलिए उन्होंने पीएटी का एग्जाम अलग से स्टार्ट किया है आईसीआर से हटके, जिससे मध्य प्रदेश के बच्चे जो है मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, बाहर के बच्चे पढ़ने को ना आए। क्योंकि एमपी के बच्चे जो हैं पढ़ाई को लेके बहुत पीछे हैं और वो इसकी इंपोर्टेंस को समझते नहीं है, दिक्कत ये, ठीक है। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, और इसको उर्वरक के नाम से हिंदी मीडियम के बच्चे जानते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकते हैं बाय चांस, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अगर आप याद ना करें तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके जो आप इसमें वो पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, उसी से आपके इसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे गारंटी से, ठीक है। तो हम पहले से क्वेश्चन आंसर समझते हैं, बाई चांस अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लेंगे। पहले समझिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फर्टिलाइजर्स दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन। ऐसे दो फर्टिलाइजर्स का नाम बताइए जो नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको पता है सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। अब आप बोलोगे कि सोडियम नाइट्रेट तो समझ में आ गया कि नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता होगा, अमोनियम सल्फेट कैसे करवाता है? तो भैया अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन ही है, अमोनिया से ही नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्रदान करने वाले किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखिए, तो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, है ना। इसके अलावा फास्फोरस वाले और पोटेशियम वाले भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट, इस पर डालिए वेरी वेरी मोस्ट, इस पर क्या डालिए, वेरी वेरी मोस्ट। इस बार ये क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट छपा हुआ देखने को मिलेगा। क्या है? बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में डिफरेंस, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में डिफरेंस। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं पहले हिंदी में, ठीक है। इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग क्या होती है? तो भैया जो खाद डालने की मेथड है, खेत में हम खाद डालते हैं और उर्वरक डालते हैं, उसको डालने की जो मेथड है उसी को हम बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग।
लेकिन डालने के आधार पर ये दो अलग अलग मेथड हो जाते हैं। जैसे क्या है कि इस तरीके में बुवाई से पहले, बुवाई के समय खाद डाली जाती है। मतलब बेसल ड्रेसिंग क्या है, बुवाई के समय या बुवाई से पहले, मतलब आपने खेत में कुछ नहीं बोया, उससे पहले आपने खाद फेंक दिया, या आप बोते समय बोने के साथ ही खाद फेंक रहे हैं, तो ये मेथड कहलाएगी बेसल ड्रेसिंग। क्या कहलाएगी? बेसल ड्रेसिंग। इसका उल्टा होता है टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में खाद डालने या छिड़काव किया जाता है, उसे हम बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। तो अब ऐसे रखिए कि टॉप, खड़ी हुई फसल, टॉप पे खड़ी हुई फसल, उसमें अगर खाद डालते हैं तो वो कहलाती है टॉप ड्रेसिंग। और बेसल ड्रेसिंग क्या होती है? बुवाई से पहले या बुवाई के साथ जब खाद डाला जाता है तो उसे बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग। ठीक है। इसमें खेत की आखिरी जुताई से पहले खाद का छिड़काव किया जाता है या बीजों को खाद के साथ मिलाकर बुवाई की जाती है। आपने देखा होगा हम गेहूं के साथ जो है एनपीके मिलाते हैं और उसको साथ खेती में फिर बोते हैं, तो वो क्या है? बेसल ड्रेसिंग है। कभी कभार हम सल्फर फेंकते हैं, है ना, जिंक मिला हुआ सल्फर फेंकते हैं खेतों में बोने से पहले, अकाई जुताई, आखिरी जुताई से पहले, या फिर जो है हमारा जिसको हम बोलते हैं खाद, जैसे हम गोबर का खाद, या फिर हम जिसे वो घूरा बोलते हैं, देसी भाषा में मध्य प्रदेश में चलता है घूरा फेंकना। तो वो घूरा जो घर का वेस्ट मटेरियल उसको उठा के खेत में फेंकते हैं, फिर जुताई करते हैं, फिर बुवाई करते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है आप लोगों का? बेसल ड्रेसिंग के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? इसमें खड़ी फसलों पर सीधे खाद का छिड़काव किया जाता है या खाद को पानी में टंकी में घोलकर सिंचाई के साथ दिया जाता है। पंप से आप खाद फेंकने जा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग होगा। यूरिया, इससे याद रखिए कि यूरिया अधिकतर जो है वो टॉप ड्रेसिंग में डाला जाता है। फसल खड़ी है तब यूरिया डालते हैं, फिर पानी देते हैं, तो यूरिया अधिकतर जो है टॉप ड्रेसिंग के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को समझा देते हैं कि in this method fertilizers are added to the soil before or at the time of sowing, बोने से पहले या बोने के समय दिया जाता है। In this method fertilizers are spray on the standing crop, standing crop पे स्प्रे किया जाता है या फेंका जाता है। In this fertilizers sprayed before and final plowing of the field or the seeds are mixed with the fertilizer and then sown, उसके साथ बो दिए जाते हैं। In this fertilizers are sprayed directly on the standing crops on the fertilizers are dissolved in a water tank and given along with the irrigation, या इरिगेशन के साथ दिया जाता है, स्प्रे करा जाता है, या फिर खड़ी फसल में छिड़ा जाता है, स्प्रे करा जाता है ना, छिड़का जाता है, जिसको हम जैसे यूरिया फेंकते हैं, वो सब टॉप ड्रेसिंग के अंदर आते हैं। और पहले या बोने के समय दिए जाने वाली मेथड को हम बोलते हैं बेसल ड्रेसिंग। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना और इस बार छपा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन है write the percentage of potash in पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम क्लोराइड में कितना होता है और पोटेशियम सल्फेट में कितना होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड अगर आप देखोगे तो 60% पोटास होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में भी पूछ सकता है कि राइट द परसेंटेज ऑफ पोटास इन पोटेशियम क्लोराइड, तो 60% देना है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट कंटेंट में होता है 48%। कितना होता है? 48%। म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी आप पोटेशियम क्लोराइड को ही जानते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड में आपको देखने को मिलेगा 60%, है ना। पोटेशियम सल्फेट में आपको देखने को मिलेगा 48% पोटास। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि राइट द परसेंटेज नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट एंड फार्मर मैन्योर्स के नाम से जो जानता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमोनियम सल्फेट है उसमें जो कंटेंट हमने पहले पढ़ रखा है वही का वही याद रखना है। ठीक है, अगला नहीं रखना है। चलिए, इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बढ़िया इधर नीचे, ये। ठीक है, ऊपर भी क्वेश्चन था 2 नंबर में पूछा गया था एक बार, तो हमने उसको इसको वहां पे क्या कर दिया, छोड़ दिया था। अब हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे कि मिक्स फर्टिलाइजर या फिर इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जटिल खाद और मिश्रित खाद में अंतर। तो आप लोगों को पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ जिससे आपको चीजें दिमाग में फिट होंगी कि ये अलग अलग पोषक तत्वों वाले अलग अलग खादों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्रित खाद। मेरी बात सुनो, आप ले आए अमोनियम सल्फेट और एक आप ले आए सुपर फॉस्फेट, उन दोनों को आपने ऐसे करके मिला दिया, जैसे सानी बनाते हैं वैसे मिला दिया, तो वो कहलाएगा मिश्रित खाद। जटिल खाद में क्या होता है? ये खाद, ये जटिल खाद है, याद रखना। ठीक है, क्या है? जटिल खाद है। ऐसी खाद जिसमें पौधे के लिए जरूरी 2 या 2 से ज्यादा तत्व पहले से मौजूद होते हैं, उसे जटिल खाद कहते हैं। जैसे कि एनपीके,
डीएपी, ये जटिल खाद है। ठीक है, इसके अलावा आप इनको हम मिलाते हैं खुद से ही। नाइट्रेट और फॉस्फेट, फास्फोरस खाद को ना मिलाएं, क्योंकि जब इन्हें मिलाया जाता है तो धीरे धीरे नाइट्रिक एसिड बनने लगता है जो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभार क्या होता है, किसान नाइट्रेट और फास्फोरस खादों को मिला देता है, लेकिन ये गलत है क्योंकि उनमें रिएक्शन होने लगता है ना। इधर देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिला है मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस उपलब्ध रूप में देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा वाला पॉइंट देखोगे, आमतौर पर स्टोरेज के लिए कम सुरक्षित होते हैं क्योंकि बाद में रिएक्शन हो सकता है ना, दिक्कत आ सकती है। फिजिकली मिलाया जा रहा है, ये खाद जानलेवा नहीं होते हैं, इसलिए स्टोरेज के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये तो केमिकल थ्रू मिलाया गया। इनके इस्तेमाल में स्टोरेज के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय, मेहनत और जगह की जरूरत होती है। इनके इस्तेमाल में समय, मेहनत, स्टोरेज की जगह की बचत होती है। ठीक है, तो जटिल खाद क्या है, जो कहीं से बन के आ रहा है कंपनी के थ्रू, और मिक्स फर्टिलाइजर्स क्या है, जो हम खुद बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दो फर्टिलाइजर्स को, वो दिक्कत दे रहा है ना। तो देखो जरा, दीज आर मेड बाय मिक्स डिफरेंट फर्टिलाइजर्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिशन टुगेदर। अलग अलग न्यूट्रिशन वाले खाद को मिला देते हैं, जिससे सोचते हैं कि एक बार ही फेंकना पड़ेगा, दो बार नहीं फेंकना पड़ेगा, किसान को ये फायदा हो जाता है उसमें। दीज आर सच फर्टिलाइजर इन द टू और मोर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। Do not mix nitrate and phosphorus fertilizer because when they are mixed, nitrate acid slowly start forming which the harm the plant. Plant के लिए नुकसानदायक होता है, harm होता है, poisonous होता है। These provide the nitrogen and phosphorus to the soil in the available form. आपको पता है नाइट्रोजन इस ब्रह्मांड के अंदर या फिर इस ईयर में जो है 70% से ऊपर है। प्लांट के लिए हम क्यों फ्री यूरिया दे रहे हैं, क्योंकि भैया ईयर फॉर्म में थोड़ी लेता है, वो लेता है सॉइल के थ्रू, है ना, नाइट्रेट के फॉर्म में, इसलिए देना जरूरी होता है। तो ऐसा फॉर्म जो पहले से अवेलेबल है वो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में। ठीक है ना, जनरली लेस सेफ फॉर स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए सेफ नहीं होते हैं। दीज फर्टिलाइजर्स आर नॉन लेथल एंड नॉन लेथिक होते हैं, सो हेंस दे आर द सेफ फॉर स्टोरेज। आप इतना रखिए, दी आर सेफ फॉर स्टोरेज। इसके अलावा इनकी रिक्वायर जो होते हैं ना, रिलेटिवली मोर टाइम, लेबर और स्पेस, इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें क्या होता है, टाइम कम लगता है, लेबर कम लगती है और स्टोरेज भी कम लगता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन ये है डीएपी, तो आप लोग डीएपी का फुल फॉर्म मेरी जल्दी से कमेंट में फेंक के मार दीजिए कि डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब डीएपी जो है, डीएपी में 21% नाइट्रोजन है, 53% फॉस्फोरस एसिड है, 18% नाइट्रोजन वापस से याद रखना है, और 40% फॉस्फोरस चीज है। ये देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, दोनों चीजें याद रखो। ये तो आप तो या तो ये याद रखो और दूसरा ये वाला याद रखो, मतलब दोनों में से कुछ एक आ सकता है, लेकिन दोनों भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 21% नाइट्रोजन डालोगे तो 53% फॉस्फोरस डालोगे, 18% नाइट्रोजन डालोगे तो 40% फॉस्फोरस डालोगे। ठीक है, इसके अलावा ग्रोमोर जो होता है, ग्रोमोर याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रोमर जो है ना, वो नाइट्रोजनस और फास्फोरस दोनों ही कैटेगरी में आता है, क्योंकि 28% नाइट्रोजन और 28% फास्फोरस होता है। 28% नाइट्रोजन और 28% ही क्या होता है, फास्फोरस होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो 13% नाइट्रोजन और 44% पोटास के अंदर होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में देखो 13% नाइट्रोजन, 44% पोटास। एम्फास बी, एम्फास बी में देखोगे 16% नाइट्रोजन है और 20% P2O5 है। ठीक है, 16% नाइट्रोजन और 20% P2O5 होता है। तो इनकी जो वैल्यू है याद रखना है, क्योंकि एक नंबर में पूछ सकता है, इसके अलावा 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इनसे हमसे पूछा है कि 4 पोटाश युक्त उर्वरकों के नाम लिखिए। जैसे हमने नाइट्रोजन वाले याद रखे थे, वैसे हम पोटाश वाले भी याद रखेंगे। जैसे कि पोटाश है ना, कार्बोनेट 65% पोटाश होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश है ना, इसमें 58 से लेके 62% पोटाश होता है, 60% भी आप याद रख सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट जो होता है ना, 48 टू 52% पोटाश होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में जो होता है ना, 44% होता है। हिंदी वाले देखेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट में 25 पोटाश होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में इसमें 60 रखी, डायरेक्ट कितना रखिए, 60% रखिए। पोटेशियम सल्फेट में 52% होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% होता है। ठीक है, इन बातों का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है,
कि राइट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अमोंग द क्लोराइड एंड यूरिया। इन सब के अंदर कितना कितना परसेंट नाइट्रोजन है उसका आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना। इससे ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसकी ओरिजिनल मात्रा होती है 46.6%, लेकिन आप 46% भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अमोनियम सल्फेट में होता है 20.6% नाइट्रोजन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है 20.5% नाइट्रोजन। ठीक है, इन्हें ब्लैक फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। और व्हाइट फर्टिलाइजर होता है उसमें होता है 25। यूरिया फॉर्मल्डेहाइड कंपाउंड में होता है 31% नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड में होता है 26%। हिंदी में भी वही रहेगा, बदल तो रहेगा नहीं, नाम तो वही की वही रहते हैं। तो यूरिया जो है, यूरिया में होता है 46%, अमोनियम सल्फेट में होता है 20+6% नाइट्रोजन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में होता है 20+5% नाइट्रोजन, यूरिया फॉर्मल्डेहाइड कंपाउंड में होता है 30% और अमोनियम क्लोराइड में होता है 26% नाइट्रोजन। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस वाले तो आपको याद रखने हैं, चाहे आप हिंदी इंग्लिश में याद रख ले, कोई बात नहीं है ना। हिंदी में इनका नाम वही होता है, वही इंग्लिश में होता है। फॉस्फोरस किस में आएगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट में आएगा, 60% फॉस्फोरस है। डबल सुपर फॉस्फेट में 32 हो जाएगा, ट्रिपल सुपर में 48 हो जाएगा और रॉक फॉस्फेट में हो जाएगा 25 to 35। देखो सिंगल सुपर में 16, बट डबल सुपर का मतलब होता है सुपर ज्यादा हो गया तो 32 हो गया। ट्रिपल में क्या होता है? 3 गुना ज्यादा हो गया ट्रिपल सुपर में, यानी कि 16 16 32 48, तो 48% हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट अगला याद रखिए, रॉक फॉस्फेट में होता है 25 to 35%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सुपर फॉस्फेट डायमोनियम, है ना। देखो अब यहाँ पे देखो याद रखना है आपको, डायमोनियम फॉस्फेट मतलब डीएपी का फुल फॉर्म है, और डीएपी के बारे में आपको बताना, जो अपने याद ऊपर रखा है वही का वही नीचे देना है। ठीक है, कभी कभार इनको ना कमेंट करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि इन पे कुछ बोलिए आप। अब आ जाइए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 13वां वाला, इस पे लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी, एंजोला और एजेक्टोबैक्टर। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि राइट द नेम्स ऑफ 4 बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स के नाम याद रखेंगे डायरेक्टली, है ना। पहले हम हिंदी में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा राइजोबियम जीवाणु, है ना। ये क्या होता है? दलहनी फसलों के लिए प्रभावी जैव उर्वरक है। इसके उपयोग से फसलें और पैदावार में 15 से 40% तक की वृद्धि होती है तथा रासायनिक नाइट्रोजन की खपत बच जाती है। फिर आता है नील हरित शैवाल, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, है ना। नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, है ना, ओलिसेरा आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। ये धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी और जैव उर्वरक है। इसके लिए उपयोग से धान की फसल में रासायनिक नाइट्रोजन की खपत बच जाती है। उसका आता है एंजोला। एंजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों में ग्राहों में एनाबीना एंजोल नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरित कर देता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा फॉस्फोरस वाला। तो फॉस्फोरस परिवर्तनीय जैव उर्वरक में इस साइनो साइडोमोनास और बेसिलस बैक्टीरिया आता है ना। कुछ प्रजातियां कवक एस्परगिलासिस नाइजर शामिल है। ये मिट्टी में मौजूद स्थित फॉस्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे के लिए उपयोगी कराते हैं। एजेक्टोबैक्टर, यह एक स्वतंत्र रूप से रहने वाला जीवाणु है जो मिट्टी में सौर रूप से पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थित करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। देखो बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी? राइजोबियम बैक्टीरिया की। तो आपको पता है ये क्या होता है? जो लेगुमिनेसी क्रॉप्स होती हैं उनकी नीचे जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है। These are the effective biofertilizers for leguminaceous crops. Their use increase crop yield 15 से 40% and save the chemical नाइट्रोजन, है ना, उसके जो कम नाइट्रोजन डालने में खर्चा हो रहा है उसको बचा देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी में देखो नॉस्टॉक आ जाएगा, एनाबीना आ जाएगा, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एनाबीना क्या है? बायो फर्टिलाइजर है ना। नॉस्टॉक क्या है? बायो फर्टिलाइजर है ना। ये ओलेसेरा जो होता है ना, ये है वेदा, ये सब क्या होते हैं? नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। ठीक है ना। और जो क्रॉप होती हैं स्पेशली ये यूज होते हैं पैडी क्रॉप में। कहाँ होते हैं? पैडी क्रॉप में यूज होते हैं, और जो पैडी को नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड करा देते हैं। फिर आता है एंजोला। एंजोला क्या एक फर्न है
और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना, पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। उसके अलावा फॉस्फोरस है ना कन्वर्टेड बायो फर्टिलाइजर, तो इसमें आपको याद रखना है एक दो ही है ना, जैसे कि बेसिलस बैक्टीरिया होता है। बेसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, मिट्टी में जो फॉस्फोरस है उसको घोल के पौधे के लिए उपयोगी बना देता है। फिर आता है एजेक्टोबैक्टर, तो एजेक्टोबैक्टर आपको पता ही है, ये भी क्या है, लिविंग बैक्टीरिया है और ये फाउंड फ्रीली रहता है, मतलब ऐसा पाया जाता है कि इसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बाकी बैक्टीरिया डिपेंड है। जैसे राइजोबियम है तो वो लेगुमिनेसी क्रॉप के ही अंदर पाया जाएगा क्योंकि उसमें नॉट्स होती हैं, ये नॉर्मल रहता है, सभी क्रॉप के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। सेम आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है राइट द नोट्स ऑफ राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ही है, मैं हिंदी में समझाता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा, है ना, कि राइजोबियम एक साइनोबैक्टीरिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो लेगुमिनेसी फैमिली के पौधों की जड़ों में नोडुल्स में पाया जाता है और बायो फर्टिलाइजर्स का काम करता है। यह एंटीमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और मिट्टी की फर्टिलाइजता को बढ़ा देता है। इसलिए आजकल बैक्टीरिया राइजोबियम को केमिकल्स लेवल पर कल्चर किया जा रहा है, जिससे फसल बोते समय बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर बीजों के साथ मिलाया जाता है। ऐसा करने से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और फसल का प्रोडक्शन बढ़ता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फॉस्फोरस भी जरूरी होता है, इसलिए इस कल्चर में फॉस्फोरस फर्टिलाइजर मिलाकर भी बीजों को ट्रीट किया जाता है। मतलब कि सीड ट्रीटमेंट के समय क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को उसके साथ मिला दिया जाता है ना, और फॉस्फोरस वाले को भी मिला दिया जाता है, जो बाद में क्या होता है नोट्स में मौजूद हो जाता है और पौधे के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराता रहता है, इसलिए इनको बोला जाता है राइजोबियम कल्चर। ठीक है, हिंदी में भी राइजोबियम कल्चर के नाम से ही आएगा, संस्कृत में से कुछ नहीं आएगा। अब ये याद रखना है थोड़ा सा, जैसे ये है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि आपसे पूछेगा सोयाबीन, तो सोयाबीन में कौन सा कल्चर किया जाता है, तो राइजोबियम, क्योंकि ये दाल वाली फसलें होती हैं तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। आप देखोगे मैंगो, तो मैंगो भी दाल वाली फसल है, मतलब पौधा है, उसमें दो भागों में बढ़ जाता है उसका बीज, तो राइजोबियम कल्चर होता है और राइजोबियम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्लोवर है, क्लोवर को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर को क्लोवर के नाम से दिया है, तो क्लोवर जो है इसमें राइजोबियम कल्चर होता है और इसमें लाइजोबियम बेसिलस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिलाए जाते हैं। पैडी को आपको पता ही है, पैडी में ब्लू ग्रीन एल्गी, एंजोला है ना, एंजोला मिलाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और एंजोला मिलाया जाता है। तो इसमें कौन आएंगे, साइनोबैक्टीरियास आएंगे, कौन आएंगे, साइनोबैक्टीरियास और एंजोलास आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वो लिखा हुआ है हिंदी में। इसके बाद अब हमारा इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बचता नहीं है, बाकी अगर आप इतना कर लेंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 लेके आएंगे, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट, मतलब फसलों को बचत, और दूसरा है 6 प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड, तो दोनों को एक साथ पढ़ा देंगे जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बड़ी वीडियो इसलिए लेके नहीं आ रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप लोग पढ़ तो है नहीं रहे, तो जितना आपको छोटा छोटा टाइम पे जितना टाइम मिलता जा रहा है उसमें पढ़ते जाइए और छोटी छोटी वीडियो देखते जाइए, इस तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाए और एंड टाइम पे हम आपका पूरा रिवीजन भी वापस से करवा देंगे। लेकिन खुद से बुक से जरूर पढ़ना, बिना बुक के पढ़े कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जुड़ जाइए और ऐसे बच्चों को चैनल शेयर कर दीजिए ये जो आगे पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के हों या एग्रीकल्चर के हों, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारी जानों में बसता है और एग्रीकल्चर को ही हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।